Before we getting any further, just let me introduce myself first. Myself Neeraj Bharadwaj, General Studies Mentor, Super Chanakya Excellence Academy. तो आज हम शुरुआत करेंगे सामान्य विज्ञान में रसायन विज्ञान के साथ, जिसका हमारा पहला टॉपिक रहेगा पदार्थ, जिसे इंग्लिश में हम मैटर नाम से जानते हैं। मैटर, ठीक है। तो मैटर पदार्थ वह है जिसे हम अपनी इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारी 5 इंद्रियां हैं और उन 5 इंद्रियों का जो मुख्य कार्य है वो रहेगा देखना, सुनना, सूंघना, अनुभव करना और स्वाद। तो हर वो चीज जिसे हम अपनी इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, एक या एक से अधिक इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, वह पदार्थ कहलाई जाएगी। लेकिन इसमें जो टेक्निकल क्वेश्चन बनता है, अब इनमें से वो एक के द्वारा भी अनुभव की जा सकती है, एक से अधिक के द्वारा भी उसे अनुभव किया जा सकता है। तो इसमें जो क्वेश्चन है कि वो दिखेगी कैसी, वो होगी कैसी, तो इसके लिए इसका भौतिक वर्गीकरण जरूरी है, इसकी भौतिक अवस्थाओं का वर्गीकरण जरूरी है। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे जो मैटर है इसकी असल में 5 भौतिक अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन अवस्था। लेकिन इसमें जो मुख्य रूप से 3 ही भौतिक अवस्थाओं में पदार्थ रहता है, जो कि है ठोस, द्रव्य और गैस। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपका पहले ठोस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसमें पदार्थ के पास अपना एक निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है। इसके पास अपनी एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम रहेगी, ठीक है। तो हर वो चीज जिसका अपना एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होगा वह सॉलिड स्टेट है। और इसके बाद है आपका द्रव्य अवस्था। तो द्रव्य अवस्था पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसमें पदार्थ के पास एक जो है डेफिनेट शेप नहीं होगी, लेकिन इसका अपना एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। सो द्रव्य अवस्था में पदार्थ के पास अपना भौतिक आकार नहीं होता है, परंतु इसका अपना एक डेफिनेट वॉल्यूम, निश्चित आयतन रहेगा, ठीक है। सो यही कारण है कि क्योंकि पदार्थ के इस स्वरूप के पास अपना कोई भी भौतिक स्वरूप नहीं है, तो हर वो चीज जिसमें इसको कंटेन करके रखा जाता है वही इसकी भौतिक अवस्था मानी जाती है, ठीक है। तो इसको अगर बोतल में रखा जाएगा तो बोतल की शेप ही लिक्विड की शेप होगी, ठीक है। और जो तीसरी भौतिक अवस्था है गैसीय अवस्था, तो गैसीय अवस्था में पदार्थ के पास ना ही डेफिनेट शेप है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होगी, ठीक है। इसका ना ही अपना एक निश्चित आकार होगा, ना ही निश्चित आयतन होगा। क्योंकि इसके पास अपना निश्चित आकार नहीं होगा, तो द्रव्य की भांति इसे भी जिसमें कंटेन करके रखा जाएगा ये उसी के शेप को अडॉप्ट कर लेगा, उसी के आकार को अपना लेगा। लेकिन इसमें एक और जो डिफरेंट थिंग है कि इसके पास अपना निश्चित आयतन भी नहीं होता है। इसकी अपनी निश्चित आयतन नहीं होने के कारण इसका कोई भी वॉल्यूम नहीं है, तो इसीलिए इसको अत्यधिक स्तर तक दबाया जा सकता है, इसको प्रेस किया जा सकता है। तो पदार्थ की गैसीय अवस्था को इन तीनों अवस्थाओं में सबसे अधिक स्तर तक दबाया जा सकता है और ये दबाने में संक्षिप्त हो जाते हैं, दबाने में संक्षिप्त हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाएंगे। तो ये था आपके पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे तत्व के बारे में। तो हम शुरुआत करेंगे तत्व के साथ। तत्व मीन्स एलिमेंट। ये जो तत्व है यह पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप होता है, प्योरेस्ट फॉर्म है। और जो हमारे अभी तक जितने भी एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट है, वह पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है, क्योंकि उन सभी एलिमेंट्स में सिर्फ उसी वैरायटी के एटम मौजूद होंगे, परमाणु मौजूद होंगे। तो यह तत्व जो है पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप है और इसमें एक ही तरह के परमाणु मौजूद होते हैं। बात करेंगे परमाणु के बारे में। परमाणु मीन्स एटम, ठीक है। तो ये जो एटम है, परमाणु है, यह पदार्थ का वह सूक्ष्मतम रूप है जो कि सभी
रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, परंतु इसका कोई भी अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, ये जो परमाणु है यह तत्व का सबसे सूक्ष्मतम रूप है। मिनिमम जो इसकी स्टेट हो सकती है, जो भी इसका लोएस्ट एंटिटी हो सकता है वह है, और ये सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, परंतु इसका कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, अब परमाणु की थोड़ी संरचना इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये जो आपका एटम है कुछ इस तरह से होगा, जिसके नाभिक न्यूक्लियस में, ये जो है ये है नाभिक, और इंग्लिश में हम इसे कहेंगे न्यूक्लियस। इसमें मुख्य रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इस डेफिनेट पाथ में मूव करते हैं। ठीक है, तो यह एटम की संरचना है, परमाणु की आकृति है, जिसमें नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि जो नाभिक के इर्द गिर्द एक निश्चित पथ है, उस पथ में इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं। ठीक है, तो जो परमाणु का निर्माण है वह प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मिलन से होता है, और जो परमाणु का नाभिक है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक के इर्द गिर्द एक निश्चित पथ में गमन करते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे इसके खोजकर्ता के बारे में। तो ये जो एटम है इसकी जो सबसे पहले खोज की थी 1808 में जॉन डाल्टन ने की थी। 1808 में जॉन डाल्टन ने इसकी खोज की थी। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में की थी। ध्यान रखिए, इसमें जो क्वेश्चन असल में बनते हैं वो इसके भार और आवेश से बनता है। तो आवेश के बारे में मैं आपको बता दूं, आवेश इसका जो चार्ज होता है वो इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और उसको हिंदी में असल में कहा जाता है ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है जिसका मान -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कूलाम इसकी SI यूनिट है। ठीक है, जो इसका ऋणात्मक आवेश है उसका मान है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज, और ये जो इलेक्ट्रॉन का भार है ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, तो इसमें जो इसके फैक्ट है वो ये काफ़ी है। इसमें ऋणात्मक आवेश होता है, उसका मान ये है, और इसका जो भार है ये रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटॉन के बारे में। जो प्रोटॉन है उसकी खोज ई गोल्डस्टीन ने गोल्डस्टीन ने 1886 में की थी। ठीक है, ई गोल्डस्टीन ने इसे 1886 में खोजा था, लेकिन सेम प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने 1920 में खोजा था। तो असल में जो खोजकर्ता है इसके वह ई गोल्डस्टीन है, जिन्होंने इसे 1886 में खोजा था। अब बात करेंगे इसकी आवेश की। तो इसका जो आवेश है वह पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो उसका मान है वो सेम रहेगा इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन वह नेगेटिव में था, ऋणात्मक में था, और ये जो है पॉजिटिव में होगा, धनात्मक आवेश होगा। ठीक है, प्रोटॉन का धनात्मक आवेश होता है जिसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है, और इसका जो वजन है वह रहेगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो
जो प्रोटॉन का आवेश है उसका मान ये है, और जो उसका भार है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। इसके जो खोजकर्ता है वो थे जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने इसे 1932 में खोजा था, परंतु ध्यान रहे जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कुछ आवेश होता है, इसमें किसी भी तरह का कोई आवेश नहीं होता है। यह एक न्यूट्रल एंटिटी है, यह आवेशहीन होता है, आवेशहीन होता है। मतलब साधारण भाषा में कहें तो इसका शून्य आवेश होता है। ठीक है, अगर भार की बात की जाए तो इसका जो भार है वह प्रोटॉन के भार के कुछ बराबर ही है, जबकि वैल्यू तो सेम ही रहेगी, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, बराबर ही इनका भार है। इसके बाद हम बात करेंगे अणु, मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल तो जो अणु है इसका निर्माण परमाणुओं के मिलन से होता है, परमाणुओं के जुड़ने से होता है। ठीक है, जो अणु है उसका निर्माण परमाणुओं के मिलन से होता है, परंतु अणु और परमाणु में फर्क की बात यह है कि जैसे कि परमाणु का कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था, लेकिन जो अणु है, मॉलिक्यूल है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। और कुछ एग्जांपल के लिए हम मॉलिक्यूल ले लें तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है CO2, वाटर मॉलिक्यूल रहेगा H2O, उसी के साथ आपका N2, O2, तो ये सारे क्या हैं, मॉलिक्यूल, अणु हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अभिक्रियाओं के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया, जिससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं। आपकी जो पहली रिएक्शन रहेगी, जो रासायनिक अभिक्रिया है, वो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, सेकंड रहेगी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो ये जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन और ऊष्माक्षेपी को एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसमें प्रकाश और ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का अवशोषण होगा। ठीक है, इस अभिक्रिया को पूरे होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इस अभिक्रिया में प्रकाश और ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का अवशोषण होता है। अवशोषण, यही इसमें फैक्ट बनता है कि होगा क्या, इसमें अवशोषण होगा, उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा या रिलीज होगी। ठीक है, तो इसमें ऊर्जा को अवशोषित किया जाएगा, ऊर्जा का अवशोषण होगा, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एब्जॉर्ब। ठीक है, और ये जो दूसरी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसमें प्रकाश और ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का जो है उत्सर्जन होगा, उसको रिलीज किया जाएगा, उत्सर्जन होगा, उसे रिलीज किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में, जो आपकी न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। नाभिकीय अभिक्रिया, इंग्लिश मीन्स न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, तो जो पहली न्यूक्लियर रिएक्शन है वह है आपकी नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन मीन्स न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, तो पहले नाभिकीय जो अभिक्रियाएं होती है, इसमें असल में
नाभिक का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो आपके परमाणु हैं, जो भी इसमें जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे होंगे, उनके नाभिक का इस्तेमाल इसमें होगा। और नाभिकीय संलयन की अगर बात करें तो इस जो रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें दो छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, नाभिकीय संलयन में दो छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और साथ ही उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो ये जो नाभिकीय संलयन है, इसी के सिद्धांत के आधार पर सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। समटाइम इससे जो डेफिनेशन से भी क्वेश्चन बन जाता है और अदरवाइज कभी इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। तो जो सूर्य की ऊर्जा का जो आधार है जो है वो है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत के आधार पर सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसमें दो जो आपके हाइड्रोजन गैस है उसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में होता है। दो छोटे हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं और साथ ही ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो इसमें सबसे पहले तो सूर्य में जो ऊर्जा का आधार है वो भी नाभिकीय संलयन है, और दूसरा जो हाइड्रोजन बम है, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉम्ब होगा, उसमें भी ऊर्जा का आधार नाभिकीय संलयन ही है। बात करेंगे दूसरे नाभिकीय अभिक्रिया जो कि है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, और इन अदर वे वी कैन से न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है, इसमें इस अभिक्रिया के विपरीत इस अभिक्रिया में जो दो बड़े नाभिक होंगे, जो कोई भी बड़ा नाभिक होगा वह टूटकर छोटे नाभिकों का निर्माण करेगा। इसमें बड़े नाभिक का विखंडन होगा, वह टूट के छोटे नाभिक जो होंगे उनका निर्माण करेगा और साथ ही ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, और इस नाभिकीय अभिक्रिया के आधार पर जो एटम बम होते हैं, जो हमारे एटम बम है, परमाणु बम, वह कार्य करते हैं। तो जो इसका उदाहरण है वो रहेंगे एटम बम यानी कि परमाणु बम, और सेकंड जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर है उनमें जो ऊर्जा का निर्माण होता है वह भी इसी अभिक्रिया के आधार पर होता है, नाभिकीय संयंत्र।